जय हिंद सबों को। मैं सौरभ सर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको पता होगा कि डेरिवेटिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में हमने आपको पढ़ाया था। उम्मीद करते हैं कि डेरिवेटिव में जितना पढ़ाया है टोटल अगर तुम ईमानदारी से कर लो ना, तो यकीन मानो किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लेना, उसका रिवीजन कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूछता क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सर जी पढ़ना पड़ता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला चीज़ जो जानना होता है हमको वो होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा जो पढ़ना होता है सर वो पढ़ना होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, इससे एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है मैक्सिमा एंड मिनिमा से, और बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे, यकीन मानो। एक पढ़ना होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ये फिजिक्स में खूब धड़ल्ले से पढ़ के आए हैं, इसलिए रेट ऑफ चेंज में सर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक पढ़ना होता है सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। इतनी बातें पढ़नी होती है आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतनी बातें पढ़नी होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में पूरा हम लोग मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। आइए देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक बात सुने होंगे कि मोनोटोनी फंक्शन होता है। मोनोटोनी फंक्शन क्या होता है सर? कोई भी अगर फंक्शन का एक वैल्यू पे, एक डोमेन पे एक रेंज आ रहा है तो दैट इज मोनोटोनी फंक्शन। या एक कह दे कि वन डायरेक्शनल अगर कोई फंक्शन है तो दैट इज मोनोटोनी फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनी है सर, कोई फंक्शन मोनोटोनी है तो इसको अगर हमको प्रूफ करना, वैसे प्रूफ ये नहीं कहता है करने के लिए बाबू कि आप मोनोटोनी है कि नहीं ये चेक कीजिए। वैसे अगर चेक करने का हो तो कोई भी फंक्शन मोनोटोनी को 3-4 कंडीशन से चेक होता है, जो फंक्शन में भी हम बता देंगे। यहाँ मेन पढ़ना है सर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कोई फंक्शन सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इसको चेक करने का तरीका बताएं, तो वहीं से स्टार्ट होता है हमारा। कोई फंक्शन यदि fx है, सपोज करो fx फंक्शन है, fx फंक्शन इज एक नंबर में हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग। कोई फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग कब होगा गुरुजी? इंक्रीजिंग कब होगा? हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। वो इंक्रीजिंग तब होगा सर यदि x1 का वैल्यू x2 से छोटा हो, और अगर इस डोमेन को हम फंक्शन में पुट करें सर तो fx1 जो है वो लेस इक्वल हो जाए fx2, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर देगा तो वो फंक्शन समझ जाना इंक्रीजिंग है। बाबू वर्ड पे ध्यान रखना, हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं। अगर कोई वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग होगा। एक वर्ड होता है सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक वर्ड क्या होता है सर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वर्ड एग्जाम में फोकस रखना। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह दे सर तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? अगर 2x का वैल्यू हम ले, इस तरह से ले कि x2 का वैल्यू x1 से बड़ा हो, तो इस पे जो फंक्शन का रेंज आएगा सर फर्स्ट वाला वैल्यू से बड़ा होगा, ओनली बड़ा होगा दूसरा वाला वैल्यू, तो उस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिफरेंस क्या है? यहाँ fx2 ग्रेटर इक्वल है सर, यहाँ fx2 ओनली ग्रेटर है स्ट्रिक्टली के केस में। एक तीसरा कंडीशन होता है सर, तीसरा कंडीशन होता है यदि फंक्शन डिक्रीजिंग हो बाबू। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो तब कैसे समझेंगे गुरुजी? यदि x1 छोटा हो x2 से और इस तरह का कंडीशन हो जाए कि fx1 का वैल्यू ग्रेटर देन fx2 हो जाए। देखो x2 छोटा था लेकिन जो वैल्यू पुट करने से फंक्शन का रेंज बड़ा आ रहा है और ग्रेटर इक्वल दोनों हो जाए तो सिंपली दैट विल बी डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग। और इसी में एक वर्ड यूज कर देता है गुरुजी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यही लिख रहे हैं सर
एक वर्ड यूज कर देता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा कोई फंक्शन? डिक्रीजिंग, एरो लगा रहे हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है सो देखिए सर, यही कंडीशन है x1 लेस देन x2 हो और इस तरह से हो कि f(x1) का वैल्यू ओनली ग्रेटर हो जाए f(x2) से, तो दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यही 4 कंडीशन जो फॉलो कर दे ना, 4 में से किसी कंडीशन को फॉलो कर दे, वही होता है मोनोटोनी फंक्शन। बोलिए बात ये बुझा गया? सर यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए खुद को, अब ग्राफ का में आइए। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर सर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका ग्राफ क्या कहेगा? बाबू देखो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स के अंदर, और ग्राफ पे यदि पकड़ हो जाए ना, आपका ग्राफ पे पकड़ हो जाए तो कैलकुलस का मोस्टली क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। सर देखिए, अगर इंक्रीजिंग हो, ओनली इंक्रीजिंग हो, तो ये कहना चाह रहा है आपसे कि जैसे जैसे x में हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं, हमेशा फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट टू राइट x में जाना। x में किधर से किधर जाओगे? लेफ्ट टू राइट मूव करोगे। अगर x में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे y का वैल्यू इंक्रीजिंग हो जाए, y का वैल्यू सर इंक्रीजिंग हो, तो वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब इस तरह का ग्राफ हो। लेकिन सर एक बात सुनिए, इंक्रीजिंग कह रहा है तो यहाँ से स्टार्टिंग तो ये इंक्रीजिंग ही हुआ था, लेकिन एक कोई ऐसा पॉइंट आया जिसके बाद ये कांस्टेंट हो गया गुरुजी। एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ से ये बाबू कांस्टेंट हो गया ये ग्राफ, तो इसको इंक्रीजिंग कहेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग तो था, लेकिन एक कंडीशन पे जाने के बाद देखो क्या देने लगा, कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसमें क्या इक्वल भी यूज़ करते हैं। गुरुजी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ड्रॉ करना होता सर, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ ड्रॉ करना होता तो कैसे करते हैं सर? ये देखिए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है गुरुजी। कैसे समझे? तो जैसे जैसे x में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कहीं जाके कांस्टेंट नहीं हुआ है, तो इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इज इट क्लियर? ये इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ को भी देखना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए ले लिए, तो अब आगे आ जाओ। सर यदि फंक्शन डिक्रीजिंग हो, सर यदि फंक्शन क्या हो? डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग कह रहे हैं बाबू, केवल डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, तो इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे जैसे x में लेफ्ट टू राइट मूव करके आ रहे हैं सर, y का वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, मीन्स डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग अगर फंक्शन है तो एक ऐसा वैल्यू मिला सर, एक ऐसा वैल्यू मिला हमको, एक ऐसा वैल्यू मिला जहां से हमारा ग्राफ क्या हुआ सर, जहां से ग्राफ जा करके कांस्टेंट हो गया पैरेलल टू वो एक्स एक्सिस हो गया, मतलब ये डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। गुरुजी इसी में यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता तो क्या करते? ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा तो ये ग्राफ बस डिक्रीज ही करेगा, कहीं जा करके कांस्टेंट नहीं होगा, ये ग्राफ ओनली डिक्रीजिंग होगा, कहीं भी जा करके क्या होगा, कहीं भी जा करके कांस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है? अब मेरी बात को सुनिए, स्ट्रिक्टली समझ गए होंगे, डिक्रीजिंग समझ गए होंगे, इंक्रीजिंग समझ गए होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ देख करके तो सर बता सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ग्राफ देता नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है सर। तो इसको डिसाइड करने के लिए ही, इसलिए इसका नाम पड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसलिए क्या नाम पड़ा सर इसका? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आइए देखते हैं सर इसको डिसाइड कैसे करते हैं। एक बात सुनिए, अगर कोई फंक्शन
इंक्रीजिंग है, अभी ग्राफ और बताएंगे बाबू, अस्थिर रहना। कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप गुरुजी, स्लोप वो पॉजिटिव होगा। कहीं भी टेन थीटा अगर कोई फंक्शन बाबू देखो इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप अगर निकालोगे ना तो देखो ये पॉजिटिव ही ना बन रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा को ही तो स्लोप कहते हैं सर। तो टेन थीटा पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव। स्लोप को और क्या कहते हैं गुरुजी? तो टेन थीटा कहते हैं। टेन थीटा क्या होगा श्रीमान? पॉजिटिव होगा। और क्या कहते हैं इसको? dy बाई डी एक्स कहते हैं। dy बाई डी एक्स क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। और क्या है? इसी को कोई बुक एफ डैश एक्स भी लिखता है, ग्रेटर देन जीरो। और सुनो, अगर क्वेश्चन केवल इंक्रीजिंग के है तो कभी कभी ग्रेटर इक्वल भी जीरो भेटाएगा। दैट्स डिपेंड अपॉन व्हाट? योर ऑप्शंस। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ग्रेटर इक्वल लेंगे या ओनली ग्रेटर लेंगे, क्योंकि जनरली वर्ड इंक्रीजिंग ही यूज करता है। सर यदि कोई भी ग्राफ क्या हो? डिक्रीजिंग हो, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो, अगर डिक्रीजिंग हो तो कैसे पता करेंगे गुरुजी? डिक्रीजिंग में क्या होगा सर? स्लोप। डिक्रीजिंग का स्लोप कैसा होगा? निगेटिव। क्यों सर? आप गौर से देखिए, इस ग्राफ का यदि स्लोप हम निकाले, ग्राफ का स्लोप निकाले तो देखो टेन थीटा, थीटा ये ना हुआ तो ये नहीं लग रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा पे टेन थीटा निगेटिव होता है सर, होता है ना? तो इसलिए इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। निगेटिव स्लोप मतलब टेन थीटा क्या होगा? निगेटिव होगा सर। टेन थीटा निगेटिव मतलब dy बाई डी एक्स ही तो कहते हैं सर, dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। ये चेक करने का तरीका है। एनी फंक्शन इज इंक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स निकाल के उसको देख लीजिए, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो वो क्या है? उसमें इंक्रीजिंग है। अगर dy बाई डी एक्स निगेटिव दे रहा है सर तो उस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। कोई बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है सर जो ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है, बहुत सारा ऐसा फंक्शन होता है जो कुछ इंटरवल में पॉजिटिव देगा, मतलब कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, कुछ इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है। कैसे? तो अभी एक एक करके दिखा रहे हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले करके छाप लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब आइए सर देखते हैं, कुछ ग्राफ्स को पहले देख लेते हैं। कुछ ग्राफ से हम आपको क्लियर करते हैं। ग्राफ्स में नंबर वन अगर साइन एक्स का ग्राफ हो सर, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो? साइन एक्स हो, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होगा कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ देखिए सर, ये होता है, ये ना होता है साइन एक्स, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है, ये 5 पाई बाई 2 होता है, सो ऑन चलता है ये साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ में क्या देख रहे हैं सर? कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है यहाँ तक, फिर डिक्रीजिंग है। मान लीजिए हमको उसने कहा 3 पाई तक बताने के लिए, 3 पाई तक बताइए। साइन का ग्राफ कहाँ तक बताइए? 0 से 3 पाई तक बताइए। 0 से 3 पाई तक का बात बताइए। जनरली 2 पाई तक पूछता है, लेकिन 3 पाई तक समझ लीजिए। तो ये कब इंक्रीजिंग है बाबू? ग्राफ देख के पहले सीखो। ग्राफ देख के सर बता सकते हैं आप कि ये कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, बिल्कुल बता सकते हैं गुरुजी। कैसे बता सकते हैं? तो जैसे इंक्रीजिंग की पहले बात कर ले, ये अपवर्ड एरो किसको बताएगा? इंक्रीजिंग को, याद रखना।
इंक्रीजिंग सर कब है, जब x बिलोंग्स टू कब, देखो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, और फिर 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक इंक्रीजिंग है। मतलब कह सकते हैं गुरुजी 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, यूनियन और कहाँ गुरुजी इंक्रीजिंग है, और कहाँ इंक्रीजिंग है, तो 3π/2 से लेकर के 2π तक इंक्रीजिंग है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन। ये कभी कभी ये ओपन अभी हम दिए हैं, ओपन ऐसे भी होता है बाबू, ये भी ओपन ही है, और कभी कभी क्लोज भी रहता है ऑप्शन, तो ये डिपेंड करेगा। अगर क्लोज भी रहे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लोज भी चलेगा। अब कोई कहेगा ढेर तेज सर दोनों रहेगा, तब दोनों नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, 100% नोट कर लो, टेंशन नहीं लेना है, वो सब टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आपका टेंशन नहीं है। ये इंक्रीजिंग है सर, इस फंक्शन को डिक्रीजिंग कहना है। कब कहेंगे डिक्रीजिंग सर, डिक्रीजिंग कब कहेंगे गुरुजी, तो डिक्रीजिंग कहेंगे जब x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक था डिक्रीजिंग, देखो बाबू π/2 से लेकर के 3π/2, π/2 से लेकर के 3π/2, यूनियन यहाँ भी कह सकते हैं, चूंकि यहाँ तक लेना है 3π से, तो 5π/2 से लेकर के 3π तक ये डिक्रीजिंग है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो था साइन x का बात सर, ये साइन x का बात था। यही ग्राफ यदि गुरुजी कॉस x का होता, अगर fx इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू कॉस x की बात होता, और कॉस को 0 से 2π तक पूछता सर, कॉस का बताएं 0 से 2π तक, इसका नेचर बताएं कॉस का। देखो ये डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है, यकीन नहीं हो तो देख लेना। इसका बताएं, देखिए अभी ग्राफ से ही इसको हम बता देंगे। कॉस x का ग्राफ बाबू कैसा होता है, कॉस x का ग्राफ यही ना है गुरुजी, 0 π/2 π 3π/2 2π। आप गौर से देखिए डिक्रीजिंग कहाँ तक है सर, 0 से लेकर के π तक। देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, और उसके बाद π से लेकर के 2π तक कैसा है फंक्शन, इंक्रीजिंग है। मतलब अगर इंक्रीजिंग की बात करेंगे इसके लिए, तो x बिलोंग्स टू इंक्रीजिंग कब है सर, ये जब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, π से 2π तक, π से 2π तक ये इंक्रीजिंग है। सर डिक्रीजिंग कहाँ है, जब x बिलोंग्स टू, कहाँ पे डिक्रीजिंग है बताएं, डिक्रीजिंग है सर 0 से लेकर के π तक, 0 से लेकर के π तक ये डिक्रीजिंग है। बोलिए ये बात समझ में आई है नहीं आई? साइन कॉस हो गया सर, इसको देख लिए। आइए tan को देखते हैं सर, आइए tan x का देखते हैं। y इक्वल्स टू tan x का अगर ग्राफ पूछे तो कैसा होता है, याद कीजिए। y इक्वल्स टू tan x कैसा ग्राफ होता है सर, याद कीजिए, पढ़े हैं आप, याद कीजिए। y इक्वल्स टू tan x का ग्राफ कैसा होता है, यही ना ग्राफ है सर y इक्वल्स टू tan x का। ये ग्राफ देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, y इक्वल्स टू tan x ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। और देखो बाबू और किसका ग्राफ देखना है, y इक्वल्स टू सर एक्स स्क्वायर का दिखाइए। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप लोग जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही ना ग्राफ होता है गुरुजी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, तो पैराबोला का देखो ये ग्राफ है या नहीं है ना सर? यदि ये ग्राफ होता है तो आप गौर से देखिए, जैसे जैसे इसमें आए, मतलब इन्फिनिटी से 0 तक आए हैं आप, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ से मतलब यहाँ देखो इसका पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है, सॉरी ये निगेटिव स्लोप है, और ये पॉजिटिव स्लोप है, तो मतलब ये डिक्रीजिंग है इतना दूर, और इधर क्या है सर, इंक्रीजिंग है। इतना दूर क्या है, डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब अगर हमसे पूछे इसके लिए इंक्रीजिंग कब है, तो इंक्रीजिंग होगा जब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी,
और डिक्रीजिंग कब है बाबू, डिक्रीजिंग कब है, जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। ये किसका बात हमने किया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का बात हमने किया गुरुजी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, अभी तक कोई समस्या है गुरुजी? यदि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाता, याद करो, अगर याद नहीं है ग्राफ तो अभी बता रहे हैं, नोट डाउन करो, माइंड में हमेशा रखना। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ सर दिखाएं कैसा होता है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ यही है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ यही है सर। तो आप गौर से देखिए, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ सर, इच इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है सर, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ये भी क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब क्या है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत। और देखिए ग्राफ, और देखिए y इक्वल्स टू, आप याद कीजिए मॉड x का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करके बताइए कैसा होता है। तो याद कीजिए y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है सर, होता है ना। y इक्वल्स टू, ये किसका ग्राफ है बाबू, मॉड x का। बताओ तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब है, पता चल गया होगा। इधर क्या है, ये डिक्रीजिंग है, इधर क्या है, ये डिक्रीजिंग है, इधर क्या है, इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, इन माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीजिंग है, 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है गुरुजी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी तरह का समस्या है तो पूछ सकते हैं। इसको छाप लीजिए, बहुत अच्छे से लिखिए, समझिए, ग्राफ इम्पोर्टेंट है लाइफ में। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए ले लिए तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब log x का ग्राफ देखते हैं सर, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का ग्राफ देखिए सर, y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ बताएं कैसा होता है, आप बताएं। y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ यही ना है सर, y इक्वल्स टू लॉग एक्स का ग्राफ है ना ये। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑलवेज क्या है सर, ये भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अगर सर y इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ और y इक्वल्स टू माइनस ई एक्स का ग्राफ की बात हो, अगर y इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ और y इक्वल्स टू माइनस ई एक्स का ग्राफ की बात हो, तो ध्यान से देखिएगा। y इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ देखिए सर, यही ना होता है y इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ। और आप गौर से देखिए y इक्वल्स टू माइनस ई एक्स का ग्राफ ऐसा ही ना होता है। नहीं जानते हैं तो आज से बाबू ये ग्राफ आप नोट कर लीजिए, ये y इक्वल्स टू माइनस ई एक्स का ग्राफ है। ये क्या है, y इक्वल्स टू माइनस ई एक्स का ग्राफ है। अब बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, खुद से डिसाइड करो। और ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सर इसको देख के क्लियर आइडिया आ रहा है, ग्राफ को देख करके क्लियर आइडिया आ रहा है कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑलवेज क्या है गुरुजी, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। और इसको देखो बाबू, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये ऑलवेज क्या है सर, ये ऑलवेज क्या है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी तरह का टेंशन है? एक और ग्राफ देख लीजिएगा गुरुजी, ग्राफ की कहानी खत्म हो जाएगा। y इक्वल्स टू ए एक्स, y इक्वल्स टू ए एक्स का ग्राफ बताएं हमको कैसा होता है। y इक्वल्स टू ए एक्स का ग्राफ, तो देखो इसमें दो कंडीशन होता है, इफ a ग्रेटर देन 0 हो, 0 मतलब 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, इस तरह से हो जाए तो इसका ग्राफ यही होता है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसका होता है ये ग्राफ,
और y इक्वल्स टू ax के केस में इफ़ a वैल्यू लेस देन 0 हो तो उसका वाला ग्राफ ये होता है, उसका ग्राफ ये होता है। तो बताइए ये कैसा ग्राफ है? तो सर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है या ऑलवेज डिक्रीजिंग? गुरुजी ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ये क्या है बाबू? तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये ग्राफ का आइडिया था। ये हमेशा इतना ग्राफ को आप माइंड में रखिएगा सर, इतना ग्राफ अगर माइंड में है तभी। एक और ग्राफ यहीं पे कहीं एडजस्ट कर लो जगह को, x mod x का ग्राफ, x mod x का ग्राफ कहाँ एडजस्ट कर दे? यहीं कर देते हैं कहीं, एगो ग्राफ रेज करके नहीं, यहीं कर देते हैं। y इक्वल्स टू x mod x का ग्राफ कैसा होता है? y इक्वल्स टू x mod x का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू x mod x का ग्राफ ऐसा होता है। y इक्वल्स टू x mod x का ग्राफ देख के बताइए सर कि क्या लग रहा है आपको? फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है? टेल मी what is the nature of the function? You can now you are enough enabled to decide it is increasing or decreasing. Tell me nature of, yes, always increasing. It is always increasing Guruji, it is always increasing. Is it clear? तो ये था बाबू मोटा मोटी ग्राफ का आइडिया, जिसको देख करके आप बता सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ग्राफ बेसिक होता है और बहुत बढ़िया होता है, कैलकुलस के अंदर आपका बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसलिए ग्राफ को भी माइंड में रखिएगा हमेशा। नहीं होगा तो ग्राफ आप कार्डबोर्ड पे बना करके जहाँ रूम में रहते हैं वहाँ चिपका लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये तो ग्राफ से हो गया गुरुजी, लेकिन फंक्शन कभी अलजेब्रिक दे देता है, कभी क्वाड्रेटिक दे देता है, कभी दो फंक्शन एक साथ दे देता है। तब नेचर ऑफ ग्राफ कैसे डिसाइड करते हैं कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होता है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होता है? आइए बताते हैं, इसको छाप लीजिए। अब देखो इंटरवल वाले ग्राफ को डिसाइड करना एक क्वेश्चन से बड़े इजी गोइंग वे में बताते हैं। आप इसको लिखिए, लिखिए फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द, फाइंड द इंटरवल ऑफ, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ fx इक्वल्स टू, fx इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं fx इक्वल्स टू, देखिए एक फंक्शन दिया हुआ हमारे पास fx इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 28 x क्यूब, 84 x स्क्वायर, 84 x स्क्वायर माइनस 96x प्लस 24। ये एक आपको फंक्शन है। मोनोटोनिसिटी मीन्स होता है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग, ये बताइए। ये वर्ड जब भी बाबू भेटाएगा ना तो इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, वो इंटरवल बता दीजिए आप सर। ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है सर? ये आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब ये फंक्शन है उसका इंटरवल जानना चाह रहा है, और वो इंटरवल बताएंगे। अब कैसे बताएंगे गुरुजी? ग्राफ से नहीं बनेगा। तब हम एफ डैश एक्स बोले थे ना निकालने, बाबू dy बाई डी एक्स निकाल लो, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालो, इसका कितना हो गया? 12x क्यूब माइनस 28 दिया कितना होता है? 84x स्क्वायर, 84 दूनी कितना होता है? 168x माइनस का 96, ये तो जीरो हो जाएगा। इतना ही ना होगा सर? इतना ही ना होगा? बिल्कुल होगा सर। इससे 12 कॉमन ले लीजिए, इससे 12 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? x क्यूब बचा माइनस 7x स्क्वायर बचा। इतना यहाँ 168 था, यहाँ 12 कॉमन ले लिए, कितना हो गया? 168 से कॉमन ले लिए तो 14 बचा, 14x, 12 8 96 होता है 8। इसका अब क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे तो गुरुजी x माइनस 1 आएगा, x माइनस 2 आएगा और x
-4 आएगा। ये 3 फैक्टर आएगा। आप इसको फैक्टराइज आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं, इसको वहाँ से फैक्टराइज कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं, अभी आपको बस मोनोटोनिसिटी निकालते कैसे हैं वो आपको सिखा रहे हैं। फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, यू आर एनफ एनेबल। x = 1 रख करके वो मेथड लगाइएगा, चेक हो जाएगा। यहाँ से सर x का कितना वैल्यू आ रहा है, f' को यदि 0 कीजिएगा, रूल क्या कहता है इंटरवल निकालने का, f' को बाबू पहले 0 कर दो। f' को 0 करोगे तो x = 1 आएगा और x = 2 आएगा और x = 4। अब सुनो, इंटरवल के लिए एक नंबर लाइन बना लेना एज सून एज पॉसिबल, जितना फास्ट संभव हो एक नंबर फटाक से ड्रॉ करना और जो जो वैल्यू x का है उसको रख लेना 1, 2 और 4। 1, 2, 4 रख लेना। इसमें रूल हम बताए थे, यहाँ से प्लस से शुरू कीजिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, हो गया, कहानी खत्म। अब देखिए ये खुद ही बता रहा है, ये बता रहा है कि 1 से छोटा कोई भी वैल्यू लीजिएगा, फंक्शन क्या होगा, निगेटिव fx मतलब डिक्रीजिंग, निगेटिव fx मतलब डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग। यहाँ कैसा है फंक्शन, डिक्रीजिंग, यहाँ कैसा है इंक्रीजिंग, यहाँ कैसा है डिक्रीजिंग, यहाँ कैसा है इंक्रीजिंग। ये बात बुझा गया। मतलब सर अगर यहाँ से इंक्रीजिंग का इंटरवल बताना हो तो क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू क्या क्या इंक्रीजिंग में हो जाएगा, 1 to 2 और 4 to इंफिनिटी, 1, 2 यूनियन 4 to इंफिनिटी, ये हो जाएगा। और अगर सर डिक्रीजिंग के केस में बताना हो x का इंटरवल तो आराम से बता देंगे, -∞ to 1, -∞ to 1 यूनियन, और कहाँ है निगेटिव सर, यूनियन 2 से 4, इस बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। बोलो मज़ा आया? क्वेश्चन को करके हमको लगता है कि मज़ा आ गया होगा। मोनोटोनिसिटी अगर कभी पूछ दे, मोनोटोनिसिटी अगर कभी पूछ दे तो धज्जी उड़ा सकते हैं सर, इस मेथड से बिल्कुल उड़ा सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो जाएगी ख़त्म। एक और क्वेश्चन लिखिए गुरुजी, इसको पहले छाप लीजिए, उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले सर कर लेते हैं। इंक्रीजिंग से अभी एक आध क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर f(x) = x³ - 27x + 5 is monotonically increasing when ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है सर, mod of x is greater than 3, दूसरा ऑप्शन कह रहा है mod of x is less than 3, सी नंबर में कह रहा है -3 से लेकर के x जो है वो 3 के बीच का है, और डी नंबर में कह रहा है नन। डी नंबर में क्या दे रखा है, नन दे रखा है उसने। चलिए तो यही बताना है आपको। एक और क्वेश्चन लेते हैं गुरुजी, तब बेटर क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट। बेटर क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। देखिए कह रहा है f(x) = 2x by log x, 2x by log x इंक्रीजिंग कब है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है, ओपन इंटरवल 0 से 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ओपन इंटरवल 1 से e, तीसरा ऑप्शन दे रखा है ओपन इंटरवल e से इंफिनिटी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है ओपन इंटरवल -∞ से a। ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए करते हैं इस दोनों क्वेश्चन को, बेटर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं हम आपका।
सर इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको इसका मोनोटोनिसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। निकालिए गुरुजी एफ डैश एक्स, देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा सर, 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा। इतना नहीं हो जाएगा सर, 3 कॉमन ले लेते हैं तो x² माइनस क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। x भी कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 हो जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू आएगा जब fx इक्वल्स टू 0 कीजिएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, 0 आएगा और 9 आएगा। या यूँ क्या लेते अगर x² माइनस, अच्छा 27x कहाँ है, 27 है, हाँ 3 कॉमन ले लिए तो x² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। x का प्लस माइनस 3 क्या बता रहा है, आपको इंक्रीजिंग चाहिए ना, तो इसको क्या होना होगा, ग्रेटर देन 0 होना होगा। तो x ग्रेटर देन क्या हो रहा है सर, x का वैल्यू ग्रेटर देन प्लस माइनस 3 हो रहा है। x का वैल्यू ग्रेटर देन प्लस माइनस 3 होने का मतलब है, इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं, मॉड x जो है ग्रेटर देन 3 है, इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। इसी को तो कहते हैं मॉड x ग्रेटर देन 3, क्योंकि मॉड x जो तोड़िएगा ना तो इसका मतलब हुआ x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन -3, ये दोनों बात होता है। तो हो तो गया सर, यही इंटरवल तो था, यही इंटरवल आपको निकालना था। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, x, अच्छा ये प्लस माइनस, एक बार प्लस माइनस होता है ना, तो 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे क्या टूटेगा, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 3, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन 3 और x, क्योंकि निगेटिव इंटरवल में चेंज होता है, निगेटिव साइन पे इंटरवल चेंज होता है सर। तो एक बार आएगा x ग्रेटर देन 3, एक बार आएगा x लेस देन -3, इसी को कहते हैं x मॉड x ग्रेटर देन 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, ये नंबर सही है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे गुरुजी, एफ डैश एक्स निकालेंगे। निकालिए एफ डैश एक्स, किस पे निकलेगा एफ डैश एक्स, इसका तो u बाय भी करना होगा ना। तो u बाय भी में क्या होता है, u बाय भी में क्या होता है, पहले u का dc, ऊपर वाले का dc, नीचे वाला सेम रहेगा, 2 log x हो जाएगा। फिर जो होता है माइनस ना, माइनस कितना, नीचे वाले का dc, ऊपर वाला सेम रहता है, तो 2x इंटू नीचे वाले का dc अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर। यहाँ से x कट गया, हमारे पास क्या बचा सर, 2 log x माइनस 2 अपॉन log x का होल स्क्वायर। इसको क्या होना होगा, अगर इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन 0 होना होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए सर। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना होगा तो बताओ बाबू, ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों 0 से ऑलवेज बड़ा होगा सर, क्योंकि स्क्वायर है, किसी भी नंबर का चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायरिंग करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस पर कोई अब कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, इसको पॉजिटिव होना होगा। मतलब क्या हुआ, 2 तो कोई एक कांस्टेंट नंबर है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। तो log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना होगा। इसका मतलब हुआ log x को ग्रेटर देन 1 होना होगा। यहाँ का बेस e है, जब यहाँ का बेस यहाँ का बेस बनेगा तो x को ग्रेटर देन e होना होगा। x को ग्रेटर देन e होना होगा कि नहीं बाबू, होना होगा। तो x ग्रेटर देन e का मतलब क्या हुआ, e से बड़ा इन्फिनिटी तक, ई से बड़ा इन्फिनिटी तक। कौन सा ऑप्शन सही है गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी सही है। दिस इज द स्टैंडर्ड अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी का कोई भी क्वेश्चन सर अगर पूछे तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच होता है जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर, एक और क्वेश्चन से बताइए बेहतर। एक और क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आपको बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जब तक बताएंगे सिखाएंगे नहीं तब तक आप कंफ्यूजन में रहेंगे, और कंफ्यूजन में रहना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसको पहले छाप लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम, इसका बताइएगा कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इस फंक्शन के लिए आप डिसाइड करके हमको बताइएगा ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू गुरुजी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमको बताएं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इंक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है तो किस इंटरवल में। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं सर, यहाँ क्या निकालिएगा सर, एफ डैश एक्स निकालिएगा। एफ डैश एक्स, इसका निकालने का तरीका पहले बाबू सीखो। जब ऊपर और नीचे का दोनों का कोफिशिएंट पावर डिग्री सेम रहता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहे ना, इस तरह का u बाय वी वाला फॉर्मूला मत लगाना, लेंदी होगा। उससे अच्छा क्या करना है, इसको तोड़ देना बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग। बाय पार्ट्स में कैसे टूटता है तो सो सुनिए। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ एक्स प्लस 3 ले लीजिएगा। अब बताओ ये तो x प्लस 3 यहाँ जाएगा ही जाएगा, और चाहिए था x प्लस 4, तो यहाँ क्या क्या ले लेंगे 1, तो x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 4 हो गया ना। अब कर दीजिए इसका DC। बाबू देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये इसका कितना होता है DC -1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका DC तो 1 ही होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या पूछ रहा है आपको, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यही ना बताना है। तो देखो कितना इजी हो गया, ये किसी नंबर का स्क्वायर है बाबू। ये क्या है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। तो किसी नंबर का ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा सर, बिल्कुल होगा पॉजिटिव। और आप कह रहे हैं ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे आगे आपने एक माइनस साइन उठा करके रखा हुआ है। इसका मतलब हुआ श्रीमान, इसका मतलब हुआ जनाब कि ये हमेशा निगेटिव हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव। और उसके आगे चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये जो बड़का वाला ब्रैकेट में हम घेरे हैं तो ये ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। और एफ डैश एक्स यदि ऑलवेज निगेटिव हो तो ये फंक्शन कैसा है गुरुजी, ये फंक्शन कैसा है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है। बोलो बोलो, समझ में आई कि नहीं बात? इज इट क्लियर? एनी डाउट और एनी कंफ्यूजन? आई होप all you are getting very well. Let's see next question. Next question is f(x) equals to sin x minus cos x. First of all you have to find the f dash x. सबसे पहले क्या करना होगा सर, f dash x यानी कि डेरिवेटिव निकालना होगा। तो sin x का cos x होता है श्रीमान, और cos का माइनस sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सुनिए, ये तब तक डिसाइड नहीं होगा, ये तब तक डिसाइड नहीं होगा कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जब तक क्या करिएगा, इसको एक फंक्शन में नहीं चेंज कीजिएगा, जब तक इसको सिंगल फंक्शन में नहीं चेंज कीजिएगा। तो सिंगल फंक्शन में चेंज करने के लिए गुरुजी एफ डैश एक्स को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बाबू, दोनों जगह 1/√2 cos x कर देते हैं। ये देखो sin π/4 cos x है, ये क्या है, ये cos π/4 sin x है, मतलब sin a cos b cos a sin b। तो इसको क्या कहेंगे, sin a प्लस b। sin a प्लस b का मतलब sin π/4 प्लस x। ये अब क्या दिखा, sin π/4 प्लस x दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा। जब sin π/4 प्लस होगा और इसका पूछ रहा है इंक्रीजिंग, ये इसमें पूछा था इंक्रीजिंग इन, इस क्वेश्चन में था इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग इंटरवल बताना था। तो इसको इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना होगा, ग्रेटर देन 0 होना होगा। ग्रेटर देन 0 होना होगा या नहीं होना होगा? और साइन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होता है सर? तो 0 से पाई, याद है ना, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, मतलब 0 से लेकर के पाई तक पॉजिटिव होता है।
मतलब इस वैल्यू को, मतलब हुआ साइन कब पॉजिटिव होगा, तो 0 से π/2 तक। देखो एक साथ कितनी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, चीज़ें अगर याद है तो बिल्कुल बनेगा, चीज़ों को सीक्वेंस में सीखो। इसका मतलब हुआ सर ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये वैल्यू बाबू π/4 प्लस x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक। लेकिन कमेंट कभी भी x पे होता है, π/4 प्लस x में ऑप्शन नहीं देगा, x का इंटरवल पूछेगा। ऑप्शन किसका देगा, x का देगा। तो बाबू सब जगह π/4 माइनस कर दो ना, कहाँ दिक्कत है। तो ये देखो x हो जाएगा और यहाँ π/4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। क्या किए सर, सब जगह π/4 माइनस कर दिए, तो हो तो गया x का इंटरवल। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/4 से लेकर के 3π/4 तक। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होगा सर, क्लोज या ओपन दोनों हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अभी हम ओपन ही दे रहे हैं, अगर वर्ड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तब तो ओपन ही लेना पड़ता, क्योंकि तब केवल ग्रेटर देन 0 होता है। चूंकि इंक्रीजिंग लिखा है तो ग्रेटर इक्वल भी 0 हो सकता है सर, इंक्रीजिंग में ग्रेटर इक्वल भी 0 होता है सर। तो दोनों ऑप्शन सही है, ओपन इंटरवल रहे तब भी सही है, क्लोज इंटरवल रहे तब भी सही है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई टेंशन? अगर टेंशन नहीं है तो एक क्वेश्चन और सर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका धज्जी उड़ जाएगा। एक क्वेश्चन मात्र और देखिए, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग धज्जी उड़ जाएगा। फिर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेट्स सी इंक्रीजिंग का एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए सर, fx इक्वल टू 10x माइनस एक्स। एक क्वेश्चन दे रहे हैं fx इक्वल टू fx इक्वल टू 10x माइनस एक्स। ये बताना है आपको इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या अगर किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे दिख रहा है, बताएं हमको ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। आइए सर देखते हैं, धज्जी उड़ाते हैं क्वेश्चन का। पहले क्या करेंगे गुरुजी, सॉल्यूशन करने जाएंगे तो f' निकालेंगे। निकाल दीजिए f', कितना हो जाएगा, 10x का क्या होता है DC, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और सेक स्क्वायर x को क्या कहते हैं सर, tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x मतलब हमेशा ये क्या होता है, tan भी ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो ये तो स्क्वायर है बाबू, ये तो स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये फंक्शन कैसा है गुरुजी, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। बोलिए आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का धज्जी उड़ा दिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में आया पूरा पूरा कि नहीं? उम्मीद करते हैं बाबू कि जितना आज पढ़ाए हैं ना आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो इस चैनल के साथ बने रहे, कंटिन्यूअस देखे, चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। अब की बार एयरफोर्स और NDA पार, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।